नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस को लेकर शरद पवार के बड़े बयान की, किसानों के मुद्दे पर फिर फंसती मोदी सरकार की, जानेंगे ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष के आगे कैसे मजबूर दिख रही है योगी सरकार, हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैसे बढ़ रही है खट्टर सरकार की मुश्किलें, बात करेंगे 2 बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ती तकरार की, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुसीबत बनी उमा भारती की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनाव आयोग के नए फरमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेंगलुरु के हिंडालगा जेल के अंदर लगाई गई सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, सावरकर को बताया विवादित व्यक्ति। चीन, जापान समेत 6 देशों में आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर जरूरी, 1 जनवरी से लागू होंगे नियम, कई देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। बीएमसी मुख्यालय में सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय सील, शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच कार्यालय को लेकर हुआ था टकराव, बीएमसी प्रशासन ने सभी दलों के कार्यालय कराए सील। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत में सुधार, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन, 1-2 दिन में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी के साथ 61,134 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 68 अंकों की तेजी के साथ 18,191 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस देश में कमजोर होने की जगह मजबूत होती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी से एक राज्य की सत्ता छीन ली है और अब कांग्रेस से दूर गए नेता भी खुलकर बोल रहे हैं कि देश का विकास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो किस नेता ने कांग्रेस की मजबूती का किया है दावा, जिसे बीजेपी में दिख रही है बेचैनी? देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी इस पार्टी की विचारधारा और योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके साथ ही पवार ने बीजेपी पर बिना नाम लिए निशाना भी साधा। पवार ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन भारत का कांग्रेस मुक्त बनना संभव नहीं है। कांग्रेस के योगदान और इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अगर हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। हम कांग्रेस के योगदान और इतिहास को नहीं भूल सकते। महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले सभी दलों ने एक साथ आने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि कांग्रेस मुक्त भारत की विचारधारा का सामना करने और उसे हराने के लिए हमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा। यानी पवार ने साफ कर दिया है कि बिना कांग्रेस, बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है और कांग्रेस के अलावा कोई भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको बता दें, ये सभी बातें पवार ने पुणे में मौजूद कांग्रेस भवन परिसर में कही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे जिले से ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की थी, लेकिन 1999 में इसे छोड़ दिया और अपनी पार्टी एनसीपी बनाई थी। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस से फिर गठबंधन कर लिया। फिर एनसीपी चीफ शरद पवार के इस बयान के कई मायने हैं, यानी क्षेत्रीय दल फिर से कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं कि देश को अब मोदी का विकल्प मिल गया है। अब किसान भी बीजेपी के विकल्प की तलाश में है। किसान आज भी अपनी आय दुगनी होने की राह देख रहा है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा मिल रही है। इसी निराशा को लेकर कांग्रेस ने आज मोदी सरकार से किसानों की आय को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों को लेकर पीएम मोदी फिर फंसते दिख रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं कि कब होगी हमारी आय दुगनी, क्योंकि पीएम मोदी ने देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन 2022 बीतने को है, लेकिन आज भी किसान अपनी आय दुगनी होने की राह देख रहा है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खेरा ने आज दावा किया कि पीएम मोदी के वादे के 6 साल बीतने के बाद किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, बल्कि घट गई। आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि फरवरी 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने ये बोला था कि हम अगले 6 सालों में फार्मर्स की और गरीब आदमी जो उनके सहायता करते हैं, फार्म लेबरर्स की, इनकी आमदन को, इनकी इनकम को डबल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी DFIC इन 2016। अब 16 से लेकर के 22 तक पूरे 6 साल का समय हो गया है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी आज कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। खेरा ने कहा कि मोदी सरकार ने
पिछले 5 साल में पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। किसानों की आय को लेकर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो हम कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो आपने झूठ बोला था, जो आपने बोला कि हम फार्मर्स की इनकम को आने वाले समय में डबल करेंगे, उसको आप पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर जारी करें, सारे देश को बताएं कि आपने क्या एफर्ट्स किए हैं और कितनी कीमतें जो पिछले जो मैंने कंपैरिजन कोट किया है 2014 से लेकर के 2004 से उठाएं, बल्कि 2004 से 2022 तक एक पूरा व्हाइट पेपर देश को पता लगना चाहिए कि फार्मर्स की इनकम को डबल किसने किया था और क्या उस वक्त इकोनॉमी थी उनकी, और पिछले लगभग 8 साल में मोदी साहब की सरकार में किसानों का और खेत मजदूरों की आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर का हम डिमांड करते हैं। किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार की पोल खुल गई है और आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसानों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है, तो यूपी की बीजेपी सरकार भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। ओबीसी आरक्षण के मामले में विपक्ष अब योगी सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि निशाने पर सिर्फ ओबीसी ही नहीं है, और भी वर्ग हैं जिनके अधिकार बीजेपी सरकार छीनना चाहती है। और क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया भूचाल आ गया है। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार के फॉर्मूले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच खारिज कर चुकी है। साथ ही जल्दी चुनाव के आदेश भी दिए हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चरम पर है और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। इन सब के बीच अब समाजवादी पार्टी प्रमुख और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज किए जाने के मामले को उठाते हुए अखिलेश ने कहा, सरकार ओबीसी समुदाय की हकमारी कर रही है। भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती। नगर निकाय चुनाव कराने में देरी के मसले को भी उन्होंने उठाते हुए कहा कि हार के डर से ही बीजेपी अभी तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई। वहीं अब खुद को घिरता देख सरकार अपने बचाव में आ गई है और अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा, सपा ने भी 2012 से 2017 तक स्थानीय और पंचायत चुनाव रैपिड सर्वे से ही कराए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में ही CCC फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित कर दिया था। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि सरकार बगैर TTT फॉर्मूले के ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए बिना निकाय चुनाव नहीं कराएगी। यानी राज्य की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि ये विवाद कैसे थमता है। ओबीसी आरक्षण योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो पुरानी पेंशन योजना ने हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओपीएस की वजह से ही बीजेपी को हिमाचल की सत्ता भी गंवानी पड़ी थी और अब हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है और अब धीरे धीरे हर बीजेपी शासित राज्य से इस मुद्दे पर आवाज उठने लगी है। इस मुद्दे के चलते अब हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल हरियाणा के कर्मचारी संगठनों ने रीच टू ईच प्लान तैयार किया है और इसके तहत 2023 में सभी कर्मचारी संगठन जनवरी से अगस्त तक काम करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सितंबर में सभी कर्मचारी संगठन लामबंद होकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और कांग्रेस हर बीजेपी शासित राज्य में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हिमाचल जिसका ताजा उदाहरण है, क्योंकि इसी मुद्दे के चलते बीजेपी ने सत्ता गंवाई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रीच टू ईच नारे का प्रयोग करेंगे। इस नारे के साथ वो राज्य भर में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। जनवरी 2023 में प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार कर्मचारियों के संयुक्त राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में फरवरी, मार्च व अप्रैल महीने में जिला, तहसील व ताल्लुक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद आंदोलन के दूसरे चरण में जुलाई और अगस्त महीने को शामिल किया गया है। इन 2 महीनों में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन जत्थे चलाए जाएंगे और फिर दिल्ली में कर्मचारियों की मांगों को लेकर निश्चित व अनिश्चितकालीन राष्ट्रीय हड़ताल जैसे फैसले पर निर्णय किया जाएगा। यानी कर्मचारियों की तैयारियों से साफ है कि अब वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और कर्मचारियों की इस नाराजगी का हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा।
हरियाणा में बीजेपी को सत्ता गंवाने का डर सता रहा है तो महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने हैं। पहले सीमा विवाद और अब बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकार को आंखें दिखा रही है, जिसने बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ का खतरा है। ये बांध कृष्णा नदी पर बना है। महाराष्ट्र सरकार बाढ़ को लेकर सर्वे करा रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सर्वे पूरा होने तक ऊंचाई बढ़ाने का काम रोक दिया जाए। नागपुर में जारी महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में प्रश्नकाल के दौरान फडणवीस ने ये कहा कि अगर कर्नाटक ने हमारी गुहार नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट से पहले से लंबित है, जिस पर दोनों राज्यों के बीच पहले से ही तनाव है। दोनों राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर सीमावर्ती 800 से ज्यादा गांवों पर अपने अपने दावे किए गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से राज्य में बाढ़ के असर के आकलन के लिए जल संसाधन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव नंद कुमार बडनेरा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। कर्नाटक सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 524 मीटर करना चाहती है। इससे कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। सर्वे दल का गठन महाराष्ट्र के 2 जिलों में 2019 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद किया गया था। 27 मई 2020 को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कृष्णा नदी पर अलमाटी और हिप्परगी के बांधों की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो कोल्हापुर और सांगली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सितंबर 2021 में बडनेरा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था कि जब रिपोर्ट तैयार की गई थी तो कर्नाटक में चेक डैम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ आ सकती है। अब ये मामला बीजेपी आला नेतृत्व के लिए मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का मुद्दा बीजेपी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती तो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी बीजेपी के लिए बन गई हैं। उमा ने साफ कहा है कि बीजेपी को वोट मत देना। उमा के तेवरों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोधी समाज से आने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने समाज के सम्मेलन में मंच से कहा था कि लोग उनके कहने पर भी बीजेपी को वोट ना दें। ये बयान सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों में छाया रहा और जब उमा भारती से उनके बयान को लेकर सवाल किया गया तो एमपी की पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी दिखाया गया या छापा गया मैंने वो ही बोला था, इसलिए अपने बयान का खंडन करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उमा के तेवरों से साफ हो गया है कि प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 60 सीटें ऐसी हैं जहां लोधी वोटरों की संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। 35 सीटों पर तो इनकी संख्या 20% से भी ज्यादा है, जहां ये किसी भी दल की हार जीत तय करने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश की करीब 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर भी लोधी समुदाय निर्णायक भूमिका में है। बालाघाट, खजुराहो, दामोह, सागर, विदिशा और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर हार जीत का फैसला लोधी वोटर तय करते हैं और इस बार ये वर्ग शिवराज सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती को किनारे करने का नुकसान बीजेपी उठा चुकी है। उमा भारती ने 2018 में बीजेपी का विरोध नहीं किया था। उसके बावजूद ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की 60 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 21 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में कांग्रेस को 40.89% और बीजेपी को 41.2% वोट मिला, यानी दोनों के बीच वोटों का अंतर मात्र 13% था। उमा भारती के चलते लोधी समाज का अधिकांश वोट बीजेपी के पाले में जाता रहा। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी से 1-2% वोट भी बीजेपी से कांग्रेस में चला गया तो बीजेपी के लिए सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वो सत्ता जो अभी बीजेपी के पास है, जनमत से नहीं बल्कि सिंधिया की बगावत के चलते मिली है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनाव आयोग के नए फरमान की। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसकी मदद से प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता कहीं से भी वोट डाल सकेंगे। तो क्या है रिमोट वोटिंग सिस्टम और कैसे करेगा ये काम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने राज्य में जाकर वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूर से ही ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। आयोग ने 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है। चुनाव आयोग ने बताया कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम
तैयार की है। ये एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को 16 जनवरी को लाइव डेमो के लिए बुलाया है। सभी पार्टियों और हितधारकों से फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग दूरस्थ मतदान सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में 67.4% मतदान हुआ था। 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था। चुनाव आयोग ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता कई वजहों से नए राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। ऐसे में वो मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाता। घरेलू प्रवासियों के मतदान में असमर्थता वोटिंग प्रतिशत में सुधार लाने और चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि देश के भीतर प्रवासियों का कोई केंद्रीय डेटाबेस मौजूद नहीं है। हालांकि सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आंकड़ों के मुताबिक नौकरी, कामकाज, शादी और शिक्षा प्रवास की वजह है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।